दोस्तों, आज जिस कहानी को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दरअसल ये कहानी अवैध संबंध से जुड़ी कहानी है। कितना अजीब है। पति पत्नी और बच्चों के होते हुए भी कभी पत्नी अवैध संबंध बना लेती है तो कभी पति, और फिर जब ऐसे अवैध संबंधों का भंडाफोड़ होता है तो शुरू होता है मौत का तांडव। फिर ऐसे संबंधों में किसी ना किसी को जान से हाथ धोना पड़ता है। आज की कहानी सुनीता, जो एक पत्नी और एक माँ होते हुए भी गैर पुरुष संतोष रावत, जो कि वह खुद भी शादीशुदा था, उसके साथ क्षणिक सुखों के ढातिर अवैध संबंध बना लेती हैं। दिनों तक ये खेल चलने के बाद सुनीता का जब उससे मन ऊब जाता है तो वह फिर किसी दूसरे से संबंध बनाकर अपने पहले प्रेमी की हत्या करवा देती है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहे और चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कहानी आपको थोड़ी भी प्रेरणा देती हो कि समाज में रह रहे गलत लोगों से कैसे बच कर रहे तो अपनी एक बहुमूल्य लाइक जरूर दीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होकर हर बार आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित अच्छी से अच्छी क्राइम की स्टोरी आप तक ला सकूं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम स्टोरी विद देविका में। तो आइए चले कहानी की ओर। ओम प्रकाश जितना सीधा साधा था उतना ही मेहनती भी था। गांव में इधर उधर बैठने के बजाय वह अपने खेती के काम में लगा रहता था। उसके खेतों में अच्छी पैदावार होती थी। इसी वजह से गांव के लोग उसकी पीठ पीछे भी तारीफ करते थे। ओम प्रकाश के घर के पास ही संतोष रावत रहता था। शादीशुदा होते हुए भी दूसरी महिलाओं से नजदीकी बढ़ाना उसकी आदत में शुमार था। एक दिन वह ओम प्रकाश के घर गया। वहां उसकी पत्नी सुनीता मिली। वह उससे ओम प्रकाश की तारीफ करते हुए बोला, भाभी, तुम भैया को ऐसा क्या खिलाती हो कि दिन रात खेतों में जुटे रहते हैं, फिर भी नहीं थकते। मेरे घर वाले कहते हैं कि मेहनत करने का सबक ओम प्रकाश से सीखो। पति की प्रशंसा सुनकर सुनीता मुस्कुराई लेकिन बोली कुछ नहीं। संतोष ने समझा कि वह पति की तारीफ सुनकर मन ही मन गदगद हो रही है, इसलिए उसने ओम प्रकाश की तारीफ के पुल बांधना जारी रखा। सुबह से देर शाम तक खेत में ही तो जुटे रहते हैं, जबकि आदमी को घर की तरफ ध्यान देना भी जरूरी होता है। घर में जो काम करना चाहिए वह तो करते नहीं। सुनीता ने कहा। संतोष के दिमाग में बिजली सी कौंधी। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन सा काम है जो भैया घर पर नहीं करते। जिज्ञासा शांत करने के लिए वह बोला, भाभी, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो भैया नहीं करते? मन की भड़ास निकालने के लिए सुनीता ने जैसे ही मुंह खोला तभी उसकी जेठानी कमला आ गई। वे दोनों आपस में बतियाने लगी तो संतोष वहां से चला गया। ओम प्रकाश उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के गांव सलोनी पूर्व मजरा खींचना का रहने वाला था। उसका विवाह करीब 6 साल पहले सीतापुर के महमूदाबाद थाना के गांव की रहने वाली सुनीता से हुआ था। सुनीता खूबसूरत थी, इसलिए उससे शादी करके ओम प्रकाश बहुत खुश था। बाद में सुनीता 2 बेटों और एक बेटी की मां बनी। संतोष ओम प्रकाश को बड़ा भाई मानता था। ओम प्रकाश भी छोटा भाई मानकर उसका पूरा ख्याल रखता था। इसी वजह से संतोष उसके घर आता जाता रहता था। सुनीता और संतोष में खूब पटती थी। उनके बीच हंसी मजाक भी चलता रहता था। सुनीता द्वारा कही गई बात संतोष के जहन में घूम रही थी। वह समझ गया था कि सुनीता ओम प्रकाश से संतुष्ट नहीं है। अगर वह संतुष्ट होती तो पति की तारीफ सुनकर खुश हो जाती और कुछ न कुछ जरूर कहती। वह किस वजह से असंतुष्ट थी यह तो वही जानती होगी, लेकिन संतोष का मन कह रहा था कि वह दैहिक रूप में असंतुष्ट होगी।
लेकिन ऐसा होता तो उसके आंगन में 3 बच्चे नहीं खेल रहे होते। संतोष ने काफी सोचा लेकिन वह सुनीता की असंतुष्टि का कारण नहीं जान पाया। हकीकत जानने के लिए अगले दिन दोपहर में वह सुनीता के घर जा पहुंचा। उस समय सुनीता घर में अकेली थी। संतोष उसके पास जाकर बैठ गया। दोनों ने मुस्कान बिखेर कर एक दूसरे के प्रति मन की खुशी जाहिर की। बातचीत का सिलसिला जुड़ा तो संतोष के मन की बात होठों पर आ गई। भाभी, कल तुम जो बात कह रही थी कमला भाभी के आ जाने की वजह से अधूरी रह गई थी। आखिर वह क्या बात है? सुनीता ने गहरी नजरों से संतोष को देखा, फिर वह मुस्कुराकर बोली, लगता है कि कल से तुम इसी उधेड़बुन में लगे हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई बात अधूरी रह जाए तो मन को मथती रहती है। संतोष बोला, उसी बात को जानने के लिए बेचैन हो? सुनीता ने पूछा। हाँ भाभी, संतोष बोला। मान लो मैं बता भी दूंगी तो उससे क्या फायदा होगा? जो काम वह नहीं करते उसे तुम कर दोगे। सुनीता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। सुनीता की आंखों में छाए नशे और बातों से संतोष अच्छी तरह समझ गया कि वह क्या चाहती है, इसलिए वह भी उसी अंदाज में बोला, भाभी मैं तुम्हारी हर तरह की सेवा करने को तैयार हूँ। कुछ कुछ तुम्हारी भावनाओं को समझ भी रहा हूँ। संतोष, सोच लो तुम शादीशुदा हो, बीवी के होते हुए तुम मेरे लिए टाइम निकाल पाओगे? उसकी चिंता मत करो, उसे भनक तक नहीं लगेगी। सच तो यह है कि भाभी मैं तुम्हें बहुत दिनों से प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। संतोष ने सुनीता के नजदीक आते हुए कहा। उस समय कमरे में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए दोनों खुद पर काबू न रख सके और उन्होंने अपनी हसरतें पूरी कर ली। अवैध संबंधों की राह बहुत ढलवा होती है। कोई भी आदमी इस पर एक बार कदम रख देता है तो वह फिसलता ही जाता है। संतोष और सुनीता ने शादीशुदा होते हुए भी ऐसे रास्ते पर कदम रखा था जिसका खामियाजा हमेशा गलत ही होता है। दोनों ही अपने अपने जीवन साथी को धोखा देकर अपना स्वार्थ पूरा करते रहे। उन्होंने वासना की आग में सारी मर्यादाओं को जलाकर राख कर दिया। पाप की गठरी अधिक दिनों तक बंधी नहीं रहती, एक न एक दिन उसकी गांठ खुल ही जाती है। धीरे धीरे दोनों के नाजायज संबंधों की भनक गांव के लोगों को भी लग गई। गांव में अपनी बदनामी होते देख सुनीता संतोष से दूरी बनाने लगी, लेकिन संतोष उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। वह जब तब उसके यहाँ आता रहा। उसी साल मार्च में ओम प्रकाश का भांजा विकास घर आया। 18 साल का विकास उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के गांव इब्राहिमपुर में रहता था। विकास शारीरिक रूप से मजबूत था। उसे देखकर पथभ्रष्ट हो चुकी सुनीता के मन में लालच के बीज अंकुरित होने लगे। इससे पहले भी उसने विकास को कई बार देखा था, लेकिन इस बार उसकी सोच बदल गई थी। सुनीता ने विकास की खूब आवभगत की। वह कई दिनों तक मामा के घर रुका रहा। उस दौरान सुनीता विकास के इर्द गिर्द मंडराती रहती। मौका देख वह उससे हंसी मजाक भी करती थी। कुछ दिन रुकने के बाद जब विकास वापस जाने लगा तो सुनीता विकास का हाथ थाम कर बोली, विकास अब कब आओगे? मामी के इस तरह हाथ पकड़ने से विकास के शरीर में सनसनाहट सी दौड़ गई। उसका मन तो कर रहा था कि वह वहां से कभी न जाए, लेकिन पापा का फोन आ गया था जिससे उसे वहां से उसी समय जाना पड़ रहा था। उसने सुनीता को मन की बात बताते हुए कहा, मामी वैसे तो मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। विकास ने मामी के खूबसूरत चेहरे पर नजरें जमाए दी। उसकी आंखों में प्यार का मूक आमंत्रण था।
विकास अपने घर वापस आ गया, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में मामी का खूबसूरत बदन और उसके द्वारा कहे शब्द ही घूम रहे थे। उसका घर पर भी मन नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद ही वह अपने मन में मामी की नज़दीकी हासिल करने के सपने संजोए उसके घर आ गया। विकास को आया देख सुनीता की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अब जल्द ही अपनी हसरतें पूरी करना चाहती थी। एक दिन उसने विकास से पूछा, विकास क्या तुमने किसी लड़की से प्यार किया है? क्यों? विकास ने मुस्कुराकर पूछा। बताओ तो सही, कहकर सुनीता विकास के करीब आ गई। एक है, लेकिन पता नहीं वह भी मुझसे प्यार करती है या नहीं। तुम्हें उसके सामने प्यार का इजहार करना चाहिए, सुनीता ने कहा। सोचा कहीं बुरा न मान जाए। अच्छा मामी, यह बताओ अगर उसकी जगह तुम होती तो क्या करती? मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, कहकर सुनीता उदास हो गई। फिर भी बताओ तो सही, तुम्हारा क्या जवाब होता तो मैं तुम्हारे गले में बाहों का हार पहना देती। मगर विकास तुम यहाँ मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सुनीता ने मासूमियत से पूछा। क्योंकि वह और कोई नहीं, तुम ही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें बाहों में भरकर खूब प्यार लौटाना चाहता हूँ। विकास की आंखों में वासना के लाल डोरे उभर आए थे। बिल्कुल बुद्धू हो, औरत की आंखों की भाषा पढ़ना भी नहीं जानते। सुनीता की बात सुनकर विकास ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसके चेहरे को चूम लिया। सुनीता ने भी उसे अपने अनुभव के जलवे दिखाने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में उनके बीच ऐसे संबंधों ने जन्म ले लिया जिसे समाज अवैध कहता है। विकास का वहां ज्यादा दिनों तक रहना रिश्तों में शक पैदा कर सकता था, इसलिए कुछ दिनों बाद वह वहां से चला गया और थोड़े थोड़े दिनों बाद मामी से मिलने आने लगा। इस तरह उनका यह खेल लंबे समय तक चलता रहा। ओम प्रकाश को इसकी भनक तक न लगी। 20 अगस्त 2013 को सीतापुर जिले की महमूदाबाद थाना पुलिस को गांव याकूब नगर के पास एक आदमी की लाश पड़ी होने की सूचना मिली। लाश की खबर मिलते ही थाना प्रभारी सुभाष चंद्र तिवारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। लाश याकूब नगर से पातेपुर गांव जाने वाली सड़क पर पड़ी थी। उन्होंने देखा कि उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे, जबकि बाकी शरीर पर भी कई जगह चोटों के निशान थे। घाव किसी धारदार हथियार के लग रहे थे। वहां पर तमाम लोग इकट्ठा थे। पुलिस ने उनसे लाश की शिनाख्त करानी चाहिए, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान सका। थाना प्रभारी ने आवश्यक कार्यवाही करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय सीतापुर भेज दिया। अगले दिन समाचार पत्रों में लाश मिलने का समाचार फोटो सहित छापा। इसके बावजूद लाश की शिनाख्त के लिए कोई थाने नहीं आया। लाश की शिनाख्त होने के बाद ही केस की कार्रवाई संभव थी। इसलिए पुलिस यह पता लगाने में जुट गई कि कहीं आसपास के जिलों के किसी थाने से इस हुलिया का आदमी तो लापता नहीं है। पुलिस की इस कार्रवाई का भी कोई नतीजा नहीं निकला। 13 सितंबर को देशराज रावत नाम का एक आदमी थाना महमूदाबाद पहुंचा। उसने बताया कि वह बाराबंकी के नूरपुर थाना क्षेत्र में सलोनीपुर गांव का रहने वाला है। उसका बेटा संतोष 23 अगस्त से गायब है। थाना प्रभारी सुभाष चंद्र तिवारी ने याकूब नगर के पास से जो अज्ञात लाश बरामद की थी, उसके कपड़े और फोटो देशराज को दिखाएं। कपड़े और फोटो देखते ही देशराज रोने लगा। उसने कहा कि यह सब सामान उसके बेटे का ही है। लाश की शिनाख्त होने पर थाना प्रभारी ने राहत की सांस ली। उन्होंने देशराज रावत से मालूमात की तो उसने बताया कि संतोष 23 अगस्त को घर से गायब हुआ था। गांव में ही रहने वाले ओम प्रकाश की पत्नी सुनीता के साथ उसके नाजायज संबंध थे। उसने शक जताया कि उसके बेटे की हत्या सुनीता या उसके घर वालों ने ही की होगी। देशराज रावत से अहम जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र तिवारी ने अपनी तहकीकात शुरू की तो इस बात की पुष्टि हो गई कि संतोष
और सुनीता के बीच अवैध संबंध थे। उन्हें यह भी पता चला कि संतोष के गायब होने के एक दिन पहले ही वह अपने मायके आ गई थी। उसका मायका महमूदाबाद थाना क्षेत्र के गांव में था। संतोष की लाश उसके गांव से कुछ दूर मिलने से जाहिर होता था कि उसकी हत्या में सुनीता का हाथ हो सकता है। पुलिस सुनीता की तलाश में जुट गई और मुखबिर की सूचना पर उसे 19 सितंबर को मोतीपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने संतोष की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि संतोष की हत्या में उसके साथ उसका भांजा व प्रेमी विकास और उसका जेठ भी शामिल था। पूछताछ में सुनीता ने बताया कि संतोष उसके गले की हड्डी बनता जा रहा था। उसकी वजह से वह पूरे गांव में बदनाम हो गई थी, लेकिन वह था कि उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसे मौत के घाट उतारने की योजना बनाए। यह सब अकेली सुनीता के बस की बात नहीं थी। इसके लिए उसने विकास को तैयार करने का मन बनाया। उसने रोते हुए विकास से कहा, विकास, संतोष ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जहां भी जाती हूँ उसकी वजह से मुझे बदनामी झेलनी पड़ती है। वह मेरा किसी हाल में पीछा नहीं छोड़ रहा है। सुनीता को रोते देखकर विकास का दिल भर आया। उसने कहा, रो मत मामी, मैं हूँ ना। अगर वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा तो उसे यह दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी। कहते हुए विकास के चेहरे पर कठोरता आ गई। यह देखकर सुनीता मन ही मन खुश हुई, लेकिन फिर संभल कर बोली, तुम सही कह रहे हो, यही एक तरीका है। लेकिन इसके लिए मेरे जेठ यानी तुम्हारे बड़े मामा सियाराम को भी तैयार करना होगा। 3 लोगों के साथ होने से संतोष बचकर नहीं निकल पाएगा। विकास ने सहमति दे दी। इसके बाद उसने बड़े मामा से आराम से बात की और घर की इज्जत को बचाने का वास्ता देकर उसे साथ देने के लिए राजी कर लिया। फिर तीनों ने बैठकर संतोष को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। योजनानुसार 22 अगस्त को सुनीता अपने बच्चों के साथ विकास और सियाराम को लेकर अपने मायके आ गई। 23 अगस्त को सुनीता ने संतोष को फोन करके मिलने के लिए गांव मंदा बुलाया। सुनीता के बुलाने पर संतोष तुरंत बाराबंकी से बस द्वारा लखनऊ होते हुए पहले सीतापुर के कस्बा महमूदाबाद पहुंचा और वहां से सुनीता द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गया। विकास और सियाराम उस जगह पर पहले ही छिपकर बैठ गए थे। उस समय रात के करीब 9 बज रहे थे। वादे के अनुसार सुनीता संतोष को निश्चित जगह पर मिल गई और उससे बातें करती हुई चलने लगी। वह याकूबपुर गांव के पास पहुंचे ही थे कि अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे पीछे आ रहे विकास और सियाराम ने संतोष को दबोचकर जमीन पर गिरा लिया। इसके बाद उन्होंने बाकी से उस पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में संतोष की मौत हो गई। बाकी को वहीं पास की झाड़ियों में छिपाकर तीनों वहां से फरार हो गए। अगले दिन 20 सितंबर को विकास और से आराम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। थाना प्रभारी सुभाष चंद्र तिवारी ने सुनीता, विकास और सियाराम के खिलाफ भादवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। कहानी आपको कैसी लगी अपना बहुमूल्य कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।